हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हो एड्यू मंत्रा। तो ऑलरेडी वैसे हमने 11th की वीडियोस बना रखी है, मैक्सिमम जो फिजिक्स की वीडियोस है वो बन चुकी है 11th की। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर वीडियोस ऑन डिमांड, जहां पर जिस टॉपिक में आप लोगों का सबसे ज्यादा डिमांड होता है कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा बेसिक शुरुआत, मैं बेसिक से शुरुआत करने जा रहा हूँ। वेक्टर्स, अगर ये हमने अच्छे से पढ़ लिया ना, मतलब शॉर्ट एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होने वाला है, लेकिन एकदम जबरदस्त तरीके से हम करेंगे। शुरू करते हैं गाइस। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब यहां पर सबसे पहला सवाल आता है कि सर वेक्टर्स क्या हैं। मतलब इस चीज को तो हमने 9th में से पढ़ना शुरू कर दिया था ना, 9th में हमने मोशन चैप्टर में इसका शुरुआत कर दिया था फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहां भी हमने ऑलरेडी, अगर हम बात करें तो हमने शुरुआत में पढ़ लिया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कोई भी क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड। सर क्या हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं ना। सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एनर्जी इज अ फिजिकल क्वांटिटी, वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिस भी चीज को मेजर किया जा सकता है वो क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहां पर फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा था। एक होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी यानी वो सारी क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं, इसके दो टाइप हैं। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा है, या स्केलर्स भी बोलते हैं सिंपली, स्केलर क्वांटिटी, या फिर सिंपली आप इसको स्केलर्स कह दो। ठीक है, एंड द सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, या फिर वेक्टर्स। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर्स या वेक्टर्स। तो हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। ठीक है, हमारा डिस्कशन जो है पूरा वो है वेक्टर्स का। ठीक है, और एक बात बता दूं 11th के बच्चों को, ठीक है, या जो बच्चे 11th 12th या एंट्रेंस एग्जाम्स जेईई नीट के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए बता दूं, आपको 12th वालों को या उसके आगे वालों को तो पता ही होगा, बट 11th वालों के लिए बता दूं कि ये इसके अंदर हमको एक डिफरेंट अलजेब्रा पढ़ना है विच इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स में एडिशन भी डिफरेंट तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट तरीके से होता है, इसका पूरा हिसाब किताब ही अलग है जो हम इस पूरे सेक्शन में पढ़ते हैं। तो इसको ध्यान से आपको समझना जरूरी है। जिसने ऑलरेडी मेरा वीडियो देखा हुआ, वेक्टर का ऑलरेडी पूरा एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना हुआ है, इसको हम नए तरीके से, एक डिफरेंट तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हैं आपके लिए। ओके, सो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी कौन सा होता है ये तो पता ही है आपको यार, पता ही है। स्केलर क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको ओनली किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यू ओनली नीड मैग्नीट्यूड। ले लो, ओके, ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं टाइम, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम बताते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ ये इवेंट जो है ये 2 सेकेंड में हुआ, या एक पर्टिकुलर इवेंट 2 मिनट में हुआ। तो यहां पर ये इसको बताने के लिए हम कोई और चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड का यूज कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड में 2 चीजें हैं ना, यहां पर 2 चीजें क्या है? एक तो ये नंबर है और दूसरा ये यूनिट है। आगे बात समझ में? मतलब यहां पर नंबर और यूनिट को मिला दिया और बस ये सिंपल तरीके से हमने इसको बता दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट हो। ठीक है, कई सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जहां पर यूनिट भी नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा है रिलेटिव डेंसिटी 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 10th में पढ़ा होगा। सो देयर आर फिजिकल क्वांटिटीज, देयर मे बी फिजिकल क्वांटिटीज जहां यूनिट नहीं होता, बट नंबर तो है ही, है ना। सो यहां पर ये दोनों को मिला के इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, सिंपली मैग्नीट्यूड। कोई और चीज की यहां नीड नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। सर इसके अलावा और बताओ ना, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम तो है ही,
टेम्परेचर, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका स्केलर क्वांटिटी। इवन डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। यहां पर जब हम बात करते हैं लेंथ की, तो जैसे मान लो इसका लेंथ, सपोज आई एम सेइंग इट एज 12 सेंटीमीटर, तो बस 12 सेंटीमीटर ना, काम खत्म। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स टू डिस्क्राइब दिस। यहां पर डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन वो क्वांटिटी जिसके अंदर जिसको डिस्क्राइब करने के लिए यू नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज, इतना ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी नीडेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, बट ये डेफिनेशन अपने आप में पूरा नहीं है। थोड़ी देर में हम इसको समझेंगे कि सिर्फ डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं बनती, कुछ और कंडीशंस होती है, तो वो मैं अभी हम कुछ आगे स्लाइड में बता दूंगा, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए ये समझो कि दोज क्वांटिटीज which can be described only with the magnitude are called scalar quantities, and those quantities which can be described by magnitude plus direction are called vector quantities. एग्जाम्पल बताओ सर, बिना एग्जाम्पल के बात पल्ले ना पड़ती। तो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका फोर्स। ठीक है, तो जैसे फोर्स वाले केस में वाई फोर्स कैन बी कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब देखो, अगर हम बात करते हैं फोर्स की, अगर मान लो यहां पर एक दरवाजा है, ठीक है, एक दरवाजा है बढ़िया सा, उसमें ऐसा नॉब लगा हुआ है और भाई पूरा दीवार है, बाकी दीवार है। ठीक है, मेरे पास एक रोबोट है। ठीक है, एक रोबोट है, बड़ा ही मतलब उतना ज़्यादा हाई स्पेसिफिकेशन वाला नहीं है, नॉर्मल सा है, रोबोट है। ठीक है, एक मान लो एक नॉर्मल कंपनी है, अब मैं नाम नहीं लूँगा कंपनी का, फालतू में हमारे वीडियो में स्ट्राइक लग जाता है। ओके, सो अब जो ये दरवाज़ा है, इसको मुझे खोलना है, या रोबोट को बोलना भैया खोल के दरवाजे को। मैंने बोला कि एक काम करना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाना, खुल जाएगा आराम से। रोबोट गया, ये गलत है, गया। ठीक है, और उसके बाद उसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दरवाजा नहीं खुला। मुझे देखा, मैंने उसको देखा। ठीक है, फिर थोड़ा उसने अपना थोड़ा लॉजिक लगाया, 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, नहीं खुला। मुझे देखा, मैंने उसको देखा, क्यों नहीं खुल रहा यार? 5 न्यूटन से खुल जाना चाहिए था। तुमको पता है क्यों नहीं खुल रहा है? कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो गलत है भैया। वो क्या कर रहा था? वो उसको पुश कर रहा था। पीछे तो लॉक लगा है, पुशिंग के लिए नहीं, वो पुल करने के लिए बना हुआ है। ठीक है, लिखा नहीं था वहां पर। ठीक है, तो बेचारा फोर्स लगाते जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, और उसको पुश पता था, वो पुश कर रहा था, एक्चुअली पुल करना था। तो यहां पर मैं सिर्फ जब 5 न्यूटन बोलता हूं तो मैंने शायद इंस्ट्रक्शन में भी गलती कर दी। मैंने उसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा के पुल करने को नहीं कहा, है ना। तो यहां पर डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दरवाजा कहीं भी नहीं खुलेगा, 5 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ऐसे लगा रहे हो दरवाजा, ऐसे फोर्स ऐसे लगा रहे हो। ठीक है, या मान लो उसको ऐसा बनाया गया कि पुल के लिए है, तुम पुश कर रहे हो, पीछे लॉक लगा हुआ है, पुश नहीं होगा, वो वन साइड खुलने वाला है ना। तो यहां पर फोर्स में स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, डायरेक्शन भी। ओनली 5 न्यूटन तो भाई एक जानकारी हो गई, बट डायरेक्शन नहीं बताया तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि फोर्स पूरी तरह से डिस्क्राइब तब होता है जब वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो। और ऐसी कोई भी क्वांटिटी जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही जरूरी है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? कमेंट में बताना। और जो भी टॉपिक्स तुमको नीडेड है, मैं ये तो अपन करेंगे, जो भी टॉपिक्स तुमको नीडेड है, आई थिंक मुझे नेक्स्ट लग रहा है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब मैथ्स में तो है कैलकुलस, बट वो कैलकुलस का प्रैक्टिस, डेरिवेटिव्स का प्रैक्टिस, इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस, बच्चे शायद स्पेशली बायो के बच्चे जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होती है। तो चाहे वो 10th में हो, 11th में हो, सॉरी 10th में नहीं, 11th में, 12th में, उसके बाद एंट्रेंस के लिए तो दिक्कत होती है। तो आप लोग बताना कि ये करने के बाद, वेक्टर्स के बाद, क्या आपको कैलकुलस वाला पार्ट प्रैक्टिस करना है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो हम जरूर करेंगे फॉर्मूलाज के साथ। ठीक है, ओके। सो ये हो गया अपना वेक्टर क्वांटिटी। सर क्या ये अकेला वेक्टर है? ऐसा तो नहीं है, और भी वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो डिस्प्लेसमेंट, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। वाई डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है 9th में, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेट अस सी।
देखते हैं भाई कैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब तुमको पता ही होगा, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लो बच्चा लोग, ये है पॉइंट ए, यहां पर एक बंदा खड़ा है जिसका नाम है आलू, ठीक है। आलू जो है यहां से यहां जा रहा है पॉइंट बी तक, ठीक है। मान लो कितना गया है 7 किलोमीटर, और पॉइंट बी से, ठीक है, फिर वो आगे गया पॉइंट सी तक। मान लो अब गया वो 2 किलोमीटर, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन में लिख लेता हूं, फिर मैं आता हूं उस पॉइंट पे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ओके, दूसरे केस में अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पर इस बारी जो दूसरा बंदा है वो है भालू, ठीक है। आलू भालू, ठीक है। आलू में डबल एल लग गया, कोई बात नहीं, उसकी स्पेलिंग वैसे दी है। तो यहां पर पॉइंट बी तक गया बिल्कुल 7 किलोमीटर, लेकिन बंदे का दिमाग जो है थोड़ा क्या है, क्रिएटिव है। तो वो जो है भालू जो है अब यहां से राइट मुड़ गया और एक नए पॉइंट तक पहुंचा, पॉइंट डी, ठीक है। अब दोनों की केस में अब थोड़ा ध्यान से समझो चीजों को। तो यहां पर दोनों केसेस में देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। हियर ऑल्सो 7 + 2 किलोमीटर एंड हियर ऑल्सो 7 + 2 किलोमीटर। Now I just want to check the displacement value. So what is the displacement value here? Displacement क्या होता है? Initial position क्या है और लास्ट वाली फाइनल पोजीशन क्या है, उसकी सीधी लाइन बना लो और उसकी लेंथ देख लो। तो 7 + 2 इज 9 किलोमीटर, वो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। इधर का डिस्प्लेसमेंट 9 किलोमीटर हो गया, और इस वाले में डिस्प्लेसमेंट देखो, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, सही है ना। तो इनिशियल और फाइनल, अब ये सीधी सेपरेशन मैं अगर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं तो भले ही बंदा गया नहीं है इस रास्ते पर, डिस्प्लेसमेंट तो वही माना जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो वही माना जाएगा। कितना है डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। सो दिस इज √7 स्क्वायर यानी 49 + 2 स्क्वायर यानी 4, है ना, रूट ओवर, है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज विल बी √1 साइड स्क्वायर यानी 49 प्लस अदर साइड स्क्वायर यानी 4। सो 49 + 4 इज 53, तो ये √53 हो गया, ठीक है। अब 8 × 64 होता है, 7 मतलब 7 का स्क्वायर इज 49 और 8 का स्क्वायर इज 64, तो ये समथिंग 7.5 या मान लो, हाँ चलो 7.5 या 7.9 आया, ठीक है। तो मान लो इसको मैं सीधे लिख देता हूँ कि सपोज दिस इज 7.5 अप्रॉक्सीमेटली 7.5 किलोमीटर। अब देखना दोनों में हालांकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल हुआ है, दोनों में पाथ लेंथ सेम है जो बंदा ट्रेवल करके गया। यहां पर 7 + 2, यहां भी 7 + 2, ठीक है। जो चीज देखो सिर्फ क्या बदल गया है, दोनों केसेस में क्या डिफरेंट है, दोनों केसेस में डायरेक्शन बदल गया, पाथ लेंथ नहीं बदला। यहां भी 7 + 2, यहां भी 7 + 2, सिर्फ डायरेक्शन बदल गया। और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज हो जाने से जो चीज बदल गई, क्या डिस्टेंस बदला? नहीं, डिस्टेंस यहां भी 9 है, यहां भी 9 है, तो डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ। सो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम यहां बात करें डिस्प्लेसमेंट की। यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 किलोमीटर। यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 7.5 किलोमीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट बदल गया? बिल्कुल बदल गया। सो द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट नहीं, डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, और जो क्वांटिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है उसको वेक्टर बोलते हैं। हेंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड होप कि इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जाम्पल से आपका वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं। अरे ये क्या है, ऐसे थोड़ी चलेगा। ओके, हाउ आर वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड? सीधे आ गए। अब वेक्टर का हम डेफिनेशन समझ में आ गया। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी
कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि ये डेफिनेशन को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, आगे आएगा उसका मतलब। देखो अब देखते हैं पहले इसको कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे हमने बोला है कि भैया फोर्स जो है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम वेक्टर मतलब क्योंकि डायरेक्शन है तो वी डेफिनेटली रिप्रेजेंटेड विद है ना एरो हेड के साथ दिखाते हैं। इसमें जो पिछला हिस्सा है इसको टेल कहते हैं या ओरिजिन बोलते हैं ऑफ द वेक्टर, और जो एरो हेड है उसको हेड या फिर टिप ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को नॉर्मली हम ऐसे दिखाते हैं। ओके, लेकिन उसको जब हम कोई क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे दिखे, ठीक है, तो जरूरी ना हर बार हम ऐसे बड़ा सा लाइन बना के उसमें दिखाएंगे, तो एक छोटा सा ऐसा दिखा देते हैं एरो हेड, या फिर सिंपली हम उसको ऐसे भी नॉर्मली दिखा देंगे, ऊपर एक डैश डाल दिया तो इससे पता चल रहा है कि यह है ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, या एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर के लिए हम ऐसा ऊपर एक एरो हेड दिखा देते हैं। जब बुक में किसी किताब में लिखा होता है तो वेक्टर को नॉर्मली ऐसा एरो भी नहीं, बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बोल्ड लेटर से जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां भी समझ जाओ कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, जरूरी नहीं कि वहां पर ऐसा एरो दिखाया गया हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और एक बात, तो वेक्टर जो है उसमें दो चीजें होती है। अब यहीं से समझ जाओ इस चीज को, आगे हम पढ़ेंगे उसको, बट फिलहाल समझ जाओ कि जब कहा जा रहा है कि हाँ सपोज दिस r इज अ वेक्टर, सपोज r इज अ वेक्टर और इसकी वैल्यू है 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर, क्या बात कर रहे हो सर, इसकी वैल्यू 10 मीटर नहीं, इसकी मैग्नीट्यूड है ना। जैसे फोर्स मैंने बोला फोर्स 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन उसकी मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन भी लगा हुआ है। तो ये समझना मैग्नीट्यूड, ये दिस इज रॉन्ग, ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम, ऐसे हम दिखाएंगे। मैथ्स में इसको बोलते हैं मॉडुलस, मॉड्यूलस जो बोलना बोलो, तो इसको बोलो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर। सो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर आर, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज 10 मीटर। कि भैया 10 मीटर है, मान लो ये डायरेक्शन जो है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, सपोज मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन मान लो नॉर्थ है, तो 10 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो ये नॉर्थ दिखा देने से पता लग रहा है कि हाँ डायरेक्शन भी आ गया। ठीक है, और भी ऐसे जरूरी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वही दिखाएंगे, कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसे सिर्फ जब मैग्नीट्यूड लिख रहे हो तो 10 मीटर है, और जब आप वेक्टर पूरी तरह से लिख रहे हो, सिर्फ वेक्टर दिखा रहे हो, तो वहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी अनिवार्य होता है। लेकिन इस केस में ऐसा है क्या? नहीं, इसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं। इस मैग्नीट्यूड के कंसेप्ट को टेंशन ना लो, आगे बताता हूँ इसको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वाली चीज को हम आगे देख लेंगे, और अभी फिलहाल बस इतना समझ जाओ कि किसी वेक्टर को दिखाना है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो हेड से, उसके ऊपर ऐसे एरो हेड या नॉर्मल ऐसी लाइन दिखानी है। ठीक है, अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? हाँ, ये भी होता है, लोग प्रोनाउंस नहीं करते सही से, इसको एफ बार बोल देते हैं, इसको एस बार बोल देते हैं। नहीं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर एस। क्या बोलते हैं इसको प्रोनाउंस क्या करोगे? वेक्टर एस। इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? वेक्टर एफ। ऐसे प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और वेक्टर का एक टेल और एक हेड होता है। टेल को ओरिजिन भी कह सकते हो, हेड को टिप भी बोल सकते हो। आगे देखते हैं भाई, बड़ा ही मजेदार है कि नहीं है, बता देना। ठीक है, हालांकि आपने इस समय तक तो पढ़ लिया होगा इसको, लेकिन अब ऐसा जोरदार पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, ओके। वेरियस एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, मैंने अभी ऑलरेडी हमने एक एग्जांपल लिखा, जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, और क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसके बाद में वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ना एक बहुत मजेदार बताता हूं, यहां पर एक बात बताता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, पहले मैं लिख लूं यहां पर, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। नॉर्मल सी चीज लिख रहा हूं मैं, बहुत आगे रोटेशनल वाले कंसेप्ट को नहीं ले आ रहा मैं।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, बहुत सारी चीजें। पहले मैं सिंपल बातों से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर देखो 9th कक्षा में बच्चों को एक भ्रम सा हुआ। क्या भ्रम सा हुआ कि वेलोसिटी, हमने वहां पर ऐसे बोला गिव रीजन व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा सवाल था। गिव रीजन व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने वहां पर क्या जवाब दिया कि भैया बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी is given by the formulation of velocity is displacement by time। velocity का फॉर्मूला है displacement by time, ठीक है। तो इसमें हमने मतलब ऐसा फर्स्ट लाइन तो ये बोली कि भैया उस वाले आंसर के लिए ऐसा लिखना है कि velocity displacement by time है, तो क्योंकि displacement वेक्टर क्वांटिटी है, since displacement is a vector quantity although time is a scalar quantity, but क्योंकि इसके फॉर्मूला में displacement वेक्टर बन गया, इसलिए हमने बोल दिया कि velocity is a vector quantity। बात तो सही है, गलत बिल्कुल नहीं है, बात सही है। and hence velocity is a vector quantity। आ गया आंसर, नंबर मिल गए। फिर दूसरा कि हाँ एक्सेलरेशन भी ऐसे ही है, एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, although time is a scalar quantity but since velocity is a vector quantity hence this is also vector quantity। बात सही है। फिर फंसे कहां पर, एक जगह ये आ गया, मतलब यहां भी देखो, यहां भी लॉजिकल है, यहां भी सिंपल है। लीनियर मोमेंटम, सिर्फ मोमेंटम मत बोला करो, लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। यहां भी वही, भले ही मास स्केलर क्वांटिटी, तो क्या हुआ, वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए वेक्टर बन गया। बात तो सही है, जो डायरेक्शन इस वेलोसिटी का वही डायरेक्शन मोमेंटम का है ना। तो अब यहां पर दोस्तों एक जगह फंस जाते हैं, कहां पर कि वर्क। सर वर्क का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखना यहां पर बहुत ही मजेदार बात क्या है, मैंने इसको रिप्रेजेंट भी थोड़ा, चलो मैं इसको ना ऐसा नॉर्मल इनटू नहीं दिखा, ऐसे दिखाता हूं, ऐसे लिखता हूं। सो वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर अगर तुमको बोला गया हो कि व्हाट इज वर्क, तुम बोलोगे हाँ वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंस फोर्स इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो फॉर श्योर दिस इज अ डबल वेक्टर, है ना। ये भी बहुत, मतलब ऐसे नहीं कि किसी को नहीं पता है, काफी लोगों को पता होगा इसका लॉजिक, बट मैं बता रहा हूं ये फंसते हैं यहां पर। तो जिनको भी ये नहीं पता हो, मैं बता रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला में वेक्टर आ गया तो बस वो चीज वेक्टर बन जाती है, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। यहां पे सिंपल सी बात है कि फोर्स इंटू वेक्टर है, पर वेक्टर को जो मल्टीप्लाई किया जाता है ना, उसके दो तरीके हैं। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और एक जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हम आगे, इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे। वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके हैं, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। वेक्टर को नंबर से नहीं, स्केलर से नहीं, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, एक है क्रॉस प्रोडक्ट, एक है डॉट प्रोडक्ट। अब मजे की बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा जो रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हेंस क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। दिस विल बी स्टडिंग सेपरेटली। और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो रिजल्ट मिलता है वो फॉर श्योर क्या होता है, स्केलर होता है। तो अब बात को क्लियर कर लेना कि हाँ भैया दो, ऐसा नहीं कि किसी चीज के फॉर्मूला में अगर वेक्टर आ गया तो वो वेक्टर बन जाएगा, नहीं। यहां वर्क वेक्टर क्यों नहीं है, ये दोनों वेक्टर है फिर भी ये वेक्टर नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो याद रखना, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा रिजल्ट विल बी वेक्टर। दिमाग को एकदम एक्टिव रखना है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं इसमें। जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा रिजल्ट विल बी स्केलर, एंड जब भी क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा रिजल्ट विल बी वेक्टर। क्रॉस का भी आएगा एग्जांपल, डोंट वरी। पर ये बहुत सिंपल सी बात है जो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। आगे देखते हैं बच्चा पार्टी क्या है। करंट हैज डायरेक्शन, स्टिल इट्स नॉट वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ये देखो यहां पर तुमको क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा कि जरूरी नहीं है कि किसी चीज में डायरेक्शन आ गया तो वो क्या बन गया, वो वेक्टर बन गया। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, या जो हमारा डेफिनेशन हमने बताया कि दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
ठीक है। हालांकि देखो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है वहां पर लोगों को। हम ऐसे बोलते थे दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैव, डिस्क्राइब भी नहीं बोलते, कभी वैसे बोलते दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। फंस जाओगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी क्वांटिटी बता रहा हूं ऑलरेडी। देखो यहाँ पर करंट, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट का ये डायरेक्शन है और करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर। क्या इसमें मैग्नीट्यूड है? बिल्कुल है। कितनी है? 5 एम्पियर है। क्या इसमें डायरेक्शन है? बिल्कुल है, ये डायरेक्शन है। तो करंट जो है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसमें डायरेक्शन भी है ना। डायरेक्शन ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, फिलहाल ये डायरेक्शन है। सो करंट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए ना, बिकॉज डायरेक्शन भी है। बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों सर, ऐसा क्यों? ये जुल्म क्यों कर रहे हो आप? ठीक है, तो यहां पर आपको बात समझनी है। और एक और क्वांटिटी का जन्म हो जाता है टेंसर, मैं आपको वो होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो वैसे ये देखो कि इसमें डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर क्यों नहीं है। एक सिंपल सी बात समझो कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, बड़ा प्यारा सा फोर्स है 7 न्यूटन का, ठीक है। और उसके ऊपर हमने एक और फोर्स लगाया, मान लो 3 न्यूटन का, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। 2 फोर्सेस अप्लाइड इन सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द इंपैक्ट प्रोड्यूस्ड? बताओ इंपैक्ट कितना होगा? उसी डायरेक्शन में 7 + 3 10 न्यूटन का इंपैक्ट प्रोड्यूस होगा। सही है। अब देखो, अगर मैंने उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया होता यहां से 7 न्यूटन का और अपोजिट डायरेक्शन से 3 न्यूटन का, तो क्या होता? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन से, तो रिजल्ट क्या होता? तो रिजल्ट 7 - 3 होता। ऐसे केस में द इंपैक्ट वुड हैव बीन 4 न्यूटन इन द बिगर न्यूटन वेक्टर फोर्स का डायरेक्शन। तो ये 7 न्यूटन, ये 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन तो इसने इसका काट दिया, बचा कितना? 4 न्यूटन, ठीक है। माइनस हो गया यहाँ पर, सेम डायरेक्शन हुआ तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो माइनस। अब एक और देखो, एक और फन फैक्ट देखो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से 7 न्यूटन का और यहां से 3 न्यूटन का, एंगल है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब ये एंगल अब बेटर है कि इसको जहां से इमर्ज हो रहा है वैसे लिखो, बात तो वही है, बट स्टिल आपको एक अच्छी हैबिट बनानी चाहिए। तो मान लो ये आपका होगा 3 न्यूटन, ये हो गया 7 न्यूटन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 30 डिग्री। तो ये दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है, तो क्या अब वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इम्पैक्ट? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इम्पैक्ट? तो सपोज करो कि ये 7 न्यूटन है, तो ये अपना थोड़ा ज्यादा प्रभाव बनाएगा और इसकी वजह से एक रिजल्टेंट, ऐसा नहीं कि 7 न्यूटन की डायरेक्शन में रहेगा, थोड़ा कंफ्यूज इसमें मत हो ना, 7 न्यूटन ना 3 न्यूटन की डायरेक्शन में रहेगा ना 7 न्यूटन की डायरेक्शन में रहेगा, कुछ बीच में से निकलेगा ऐसे, ठीक है। 7 की तरफ थोड़ा ज़्यादा नज़दीक होगा, बट द वैल्यू विल बी समथिंग डिफरेंट। ना ही 10 आएगा ना ही 4 आएगा, इट विल बी समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और वो वैल्यू ये पूरा का पूरा ये एंगल पर डिपेंड कर रहा है, यानी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, इनके बीच में आपस में जो डायरेक्शन, रिलेटिव डायरेक्शन बदलेगा, जैसे ये एंगल चेंज होता जाएगा, जैसे ये थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी, जितना ये वेरी होता जाएगा उस हिसाब से रिजल्टेंट जो इम्पैक्ट है या रिजल्टेंट जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। सो इट इज ऑल एंड ऑल डिपेंडिंग, नॉट ओनली इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस न्यू मैग्नीट्यूड, इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दैट थीटा, यानी क्या? डायरेक्शन। बेसिकली थीटा बन कैसे रहा है? उनके आपस के डायरेक्शन की वजह से। सो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड और सिर्फ डायरेक्शन नहीं, यहां पर एक और चीज के ऊपर जो ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, ये पूरा खेल, ये है थीटा के ऊपर। सो अब हम कौन सी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोले? पहली बात तो ये कि ऐसे को हम सॉल्व क्या करेंगे? सर इसका आंसर क्या आएगा? सर इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? इसके लिए हमको एक वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन सीखना होगा, ठीक है। इसको हम वेक्टर एडिशन बोलेंगे, ठीक है। सो
लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, तो वो क्वांटिटीज अब देखो वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अब ये बात समझना, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं सर? वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और जिनको ऐड करने के लिए हमको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़े। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन के रूल्स लगाने पड़े। जैसे यहां पर ये एंगल बदलता जाए तो सारी वैल्यूज, सारी चीजें बदलती जाए, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। सो दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, दोज क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एंड, और तीसरी बात क्या है? they need to be operated, they need to be added with vector law of addition या law of vector addition, ठीक है। तो जो ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सिर्फ डायरेक्शन आ जाने से वेक्टर क्वांटिटी कोई नहीं बन जाता। यहां पर देखो, अब यहां पर इस वाले केस में एक बहुत ही मजेदार बताते हैं। देखो बात कि हमने बोला, मान लो करंट जो है, एक सिनारियो लेते हैं हम। व्हाट इज दैट सिनारियो? कि एक तुम ना पढ़ोगे, ये चीज़ कब पढ़ोगे? व्हेन यू कम इन 12th, ठीक है, या जो बच्चे थोड़ा एडवांस पढ़ते हैं तो पढ़ लेंगे। सो देखो, मान लो इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं। ये 2 एम्पियर का करंट आया, ये दूसरे वायर से 3 एम्पियर का करंट आया, ठीक है, और तीसरा वायर से वही करंट निकल रहा है। सो किरचॉफ पहला लॉ यही बोलता है कि अगर मान लो ये 3 ही वायर है यहाँ पर कनेक्टेड, तो यहाँ दोनों से करंट आया, उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर निकलेगा। सो दैट इज 3 + 2 इज व्हाट? 5 न्यूटन का, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ सर मैं, न्यूटन कहाँ से आ गया? 5 एम्पियर का जो करंट है वो यहाँ से इमर्ज आउट हुआ, ठीक है। अब ये थीटा, मेरा ध्यान गया, अरे यार थीटा की वैल्यू कितनी है? मैं बोला थीटा की वैल्यू है 45। मान लो ये थीटा की वैल्यू अगर कम होती है, 30 होती है, ठीक है, या फिर 90 होती है, क्या ये थीटा के बदलने से क्या ये जो रिजल्टेंट है क्या ये बदलेगा? क्या ये 7, 8, 6, 5 होगा? नहीं, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन थीटा। समझ गए? वाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्टर। भैया ये डायरेक्शन, वायर की करंट कौन सी डायरेक्शन से आ रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि यहां से आए कि वायर ऐसा रहेगा तो इधर से आएगा, इधर रहेगा तो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसको ऐड करने के लिए तुमको नॉर्मल जो रूल है अलजेब्रा का वो लगा रहे हो, वेक्टर एडिशन के रूल्स नहीं लगा रहे। जबकि यहां पर ये फोर्सेस में जब ये थीटा चेंज होगा, रिजल्टेंट की वैल्यू बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐड करने के लिए हम नॉर्मल एडिशन का रूल नहीं लगा रहे कि 7 + 3 = 10, नहीं, यहां पर वेक्टर एडिशन के अलग रूल लगेंगे, ठीक है, उसका फॉर्मूला सब देखेंगे हम आगे। सो दैट इज वेक्टर। हेंस जो भी क्वांटिटीज जिनको ऐड करने के लिए है ना, ऑपरेट करने के लिए हमको वेक्टर के रूल्स लगते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स लगते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन लग रहा है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है ना। सो सिर्फ डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती, ये बात ध्यान रखना, मार्क माय वर्ड्स। सिर्फ डायरेक्शन हो जाने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती। जैसे यहां पर करंट इज हैविंग डायरेक्शन, लेकिन दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी असल में वो क्वांटिटीज होती है जिनको कंबाइन करने के लिए यू नीड वेक्टर एडिशन का रूल्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े हैं, ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सर कैसा, क्या होता है? ये तो पता ही नहीं, ये तो सुना ही नहीं। लेट्स सी द धमाका। तो सपोज करो कि ये हमने मस्त एक एक्सिस दिखा दी, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। यहां नहीं, थोड़ा सा जगह को बढ़िया जगह पर बनाते हैं। तो this is suppose x axis, this is suppose y axis, and this is suppose z axis, ठीक है। तो जब हम 3 एक्सिस बनाते हैं, जब 2 एक्सिस बनाते हैं तो उससे एक प्लेन बनता है ना, प्लेन। 2 एक्सिस बना तो उससे प्लेन बन गया, तो दिस इज अ प्लेन। लेकिन जब तीसरा एक्सिस भी आ गया तो ये जो बनेगा, यहाँ जो जगह बनेगी है ना,
सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और यहां पर है जेड एक्सिस। तो ये देखो ना, ये यहां पर एक स्पेस बन गया इस जगह पर, ये तीनों एक्सिस ने मिला के यहां पर एक स्पेस बना है ये वाला, है ना। तो दिस इज कॉल्ड स्पेस, 3 डायमेंशन हो गया। प्लेन वो ये 2 डायमेंशन था, है ना, बस ये प्लेन है। लेकिन जब ये तीसरा एक्सिस आ गया तो ये स्पेस बन गया, 3D बन गया, है ना। तो अब ऐसे वाले केस में एक बात याद रखना, क्या बात याद रखना, एक कन्वेंशन बनाया गया, उसको याद रखना कि x की डायरेक्शन को, सर ये ईस्ट है कि वेस्ट है उससे फर्क नहीं पड़ता, x का जो भी डायरेक्शन है उसके लिए एक ना डायरेक्शन अलॉट करने के लिए एक छोटा सा एक वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और उस वेक्टर को वेक्टर i बोलते हैं। पर क्योंकि इस छोटे से वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इसका जो ये वैल्यू है यहां से यहां तक का लेंथ, ये 1 होता है, यूनिट होता है। तो इसके लिए ऐसे वेक्टर को दिखाने के लिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होता है, जो सिर्फ डायरेक्शन के लिए बना हुआ है। जैसे वैल्यू 1 की होती है नंबर्स में हमारे नॉर्मल सिस्टम में, वैसे इस वेक्टर की दुनिया में जो 1 जैसा कोई चीज है वो ये यूनिट है, जिसको ऐसे वेक्टर को दिखाने के लिए डायरेक्शन तो है इसके पास, तो हम ऐसे नहीं दिखाते क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इसके लिए हम यूनिट वेक्टर के लिए अलग साइन अलॉट करते हैं ताकि पता लगे कि वो यूनिट वेक्टर है। इसको बोलते हैं कैप या हैट। सो दिस इज आई कैप या आई हैट, आई कैप या आई हैट। तो याद रखना, x की डायरेक्शन दिखाने के लिए जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है आई हैट होता है। y की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको क्या लेते हैं, जे कैप लेते हैं। एक मिनट में इसको सेम लेंथ का दिखाओ, नहीं तो तुम बोलोगे, बोलेगा कि बोलेगी कि बोलता है, तो मैं इसको ऐसे, अरे यार ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया, रुक जाना नहीं। ओके सो यस, ये अपना हो गया y। अब इसमें यहां से यहां तक का जो लेंथ है, ओके, दिस इज, इसका लेंथ, इसका भी क्या है 1 है, जितना लेंथ ये है उतना ही यूनिट वेक्टर ये भी है। सो दिस इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, लेकिन किसका डायरेक्शन है, y का डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसके लिए क्या अलॉट किया गया, याद रखना, जे कैप। सो जे कैप किसका डायरेक्शन का जिम्मेदारी लिया है, y का, और z का डायरेक्शन का जिम्मेदारी किसने लिया हुआ है, तो z का डायरेक्शन का जिम्मेदारी लिया है k कैप ने, ठीक है, k कैप या k हैट, कैप बोलो सही सिंपल लगता है। सो आई कैप, जे कैप, k कैप। अब कोई भी वेक्टर जब तुम यहां पर लेते हो गाइस, तो मैं इसको ना पहले तो मिटा दूं, अरे मिटा दो, ये हो गया आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। अब मान लो मैंने इस स्पेस में, इस आई जे के की स्पेस में या एक्स वाई जेड की स्पेस में हमने एक ओरिजिन से एक वेक्टर लिया, एक वेक्टर अज्यूम किया, जैसे कैसे, जैसे ये वेक्टर, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ वेक्टर। अब इस वेक्टर का नाम है सपोज वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर ए। तो अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे सर, ऐसे नॉर्मल, तुमको अगर पता हो कि नॉर्मल मैथ्स में तुमको कोई पॉइंट दिखाना होता था, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये वाले कोऑर्डिनेट को तुम मान लो x कह रहे हो, है ना, इस वाले लेंथ को y बोल रहे हो, तो इसमें लिखते थे x, y कोऑर्डिनेट लिखते थे। वैसे इस वाले में भी लगभग वही चीज है कि इसको यहां से ड्रॉप करो, एक मिनट रुक जाओ, इसको यहां से ऐसे ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, एंड नाउ व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज दिस लेंथ, तो क्योंकि x के ऊपर है तो सपोज आई कॉल दिस लेंथ एज ax, ठीक है। मान लो ये 5 यूनिट या 6 यूनिट है, तो ये ax की वैल्यू 6 है या 5 है। अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 सपोज सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर है, तो ये अगर मान लो पूरा मिला के ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ax की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। जैसे ये x का वैल्यू होता है ना, वैसे ये ax लिखा है हमने, बस उसको आप x भी लिख सकते थे, आई एम कॉलिंग इट एज ax, ठीक है। अच्छा, ऐसी y पे ड्रॉप किया हमने परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये वाली चीज कितनी हो गई, दिस इज बिकमिंग ay, है ना, उसका y कोऑर्डिनेट का लेंथ पता लग गया। ऐसे ही देखो, ये वेक्टर यहां था, हमने जब x पे ड्रॉप किया परपेंडिकुलर तो ये ax हो गया, इसी से लाइन हमने y पे ली तो ये ay हो गया। अगर यही से हमने z पे लिया, यहां पर ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां तक का लेंथ ये az हो गया, ठीक है। देखो यहां से सीधे एक
एक परपेंडिकुलर यहाँ गिरा दिया इधर पे, तो ये जो लेंथ होगी ये z हो गया, ठीक है। यानी यहां पर दिस लेंथ विल बी ए जेड। बात को समझो, ठीक है। अपने सामने जब यहां भी कंफ्यूजन होता है ना, तो ऐसे अज्यूम कर लो, बस 3 लकड़ी ले लो, ठीक है। 3 लकड़ी ले लिया तुमने, मान लो ऐसे, और ये ऐसे अज्यूम किया, ठीक है। तो इसमें जब इधर ड्रॉप करेंगे, यहां से एक लाइन इधर गिरा रहे हैं तो ये ax हो गया, इधर गिरा रहे तो ay हो गया, और इधर यहां गिरा रहे तो az हो गया, ठीक है। ऐसे अज्यूम करना सीखो, ओके। सो इसमें अब तीनों कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता लग गए। तो अगर सिर्फ मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने हो तो आई विल शो इट एज ax, ay, az, सिर्फ कोऑर्डिनेट दिखाने हो तो। लेकिन मुझे पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिखाने में यहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे क्या दिखाना है सर? मुझे यहाँ पर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एक नए ऑर्थोगोनल फॉर्म में। सर ये ऑर्थोगोनल फॉर्म मतलब क्या? मतलब इस वेक्टर ए को मैं लिख सकूं स्प्लिट करके उसके तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कि इस वेक्टर का विथ डायरेक्शन x कंपोनेंट क्या है, विथ डायरेक्शन y कंपोनेंट क्या है, और विथ डायरेक्शन z कंपोनेंट क्या है। तो 3 वेक्टर में मुझे क्या करना है? स्प्लिट करना है, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है, इसको रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर कहते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। बट सिंपल तरीके से इसमें अगर मुझे लिखना है तो बस क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ ले आना है, समझे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट मिल जाएगा, मतलब इसका x कंपोनेंट क्या है, तो ax इंटू आई कैप, ax इंटू आई कैप। ये हो गया इस वेक्टर का x वाला हिस्सा। कैसे? ये तो सिर्फ नंबर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज हैविंग द x का डायरेक्शन, है ना। तो अभी ऑब्वियसली ये यूनिट वेक्टर, इसकी खुद की अपनी वैल्यू 1 होती है। मान लो ये 2.5 न्यूटन का, इधर 2.5 यूनिट का है, या मान लो 5 यूनिट है। दिस इज ax इज इक्वल टू 5, सो दिस इज 5 यूनिट, ठीक है। इसके पास सिर्फ नंबर है और इसके पास डायरेक्शन है, तो नंबर और डायरेक्शन मिला दिया, ये क्या बन गया? वेक्टर बन गया। तो यानी ax का ये वाला पार्ट, x वाला जो हिस्सा, इसके 3 हिस्से बन गए ना, इसको तोड़ोगे तो 3 हिस्से बन गए, एक x वाला, एक y वाला, एक z वाला, ठीक है। तो x वाला हिस्सा लिख दिया हमने ax आई कैप, प्लस y वाला हिस्सा लिख दिया हमने ay j कैप, प्लस z वाला हिस्सा लिख दिया हमने az k कैप। बात क्लियर हो गई गाइस? तो बस इसी को बोलते हैं ऑर्थोगोनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। मान लो ax की वैल्यू 5 होती, ay की वैल्यू 4 होती, az की वैल्यू 3 होती, तो मैं लिखता वेक्टर a इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, समझे। तो यानी ये अगर सिर्फ 5 प्लस 4 प्लस 3 ऐसा नहीं कर सकते, ये सब अलग अलग डायरेक्शंस के हैं। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक्स, वाई और जेड के डायरेक्शन को कंटेन कर रहा हो, क्योंकि डायरेक्शन आ गया इसलिए वेक्टर लिख पा रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ओके। अभी फिलहाल के लिए याद रखो, कोई भी वेक्टर को अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मान लो उसका कोई भी के कंपोनेंट नहीं है, तो ये वाला हट जाएगा, तो फिर ये बस प्लेन में, एक प्लेन में है वेक्टर, सिर्फ आई और जे वाले में। मतलब अगर के कंपोनेंट में नहीं है, मतलब क्या है, देखो सपोज करो कि आई एम सेइंग कि दिस इज अ, ये मान लो y, दिस इज x एंड दिस इज z एक्सिस, तो k कंपोनेंट नहीं है, मतलब यहां पर इस पार्ट में आई नहीं है, मतलब वो x और y वाले प्लेन में है, तो फिर ये हट जाएगा, az की वैल्यू 0 हो गई, मतलब तो सिर्फ ये बचेगा। अगर मान लो j कंपोनेंट नहीं है, j कंपोनेंट नहीं मतलब कौन से प्लेन में आएगा वो? अगर j कंपोनेंट नहीं है, मतलब ये वाला कंपोनेंट नहीं है, मतलब कौन से प्लेन में आएगा वो? सिर्फ xz प्लेन में आएगा, ठीक है। थोड़ा मतलब बोलते हैं ना, कंसेप्ट की डेप्थ को जितना आप उसको समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वो समझो। अगर मान लो कोई वेक्टर ऐसा है, सपोज आई एम सेइंग कि वेक्टर b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस या प्लस k कैप, तो i और k है, j नहीं है, मतलब क्या हुआ? j नहीं है मतलब सीधी सी बात है कि वो xy प्लेन में आ रहा है, सॉरी x और z, ये z का है ना, तो xz प्लेन में आ रहा है, मतलब कौन से प्लेन में आ रहा है? दिस इज योर x और ये वाला है z, एज्यूम किया हमने,
तो मतलब वो जो पूरा वेक्टर है ना, पूरा वेक्टर भी वो सीधे सीधे इस प्लेन में आ रहा है, ये वाली प्लेन में, उसका कोई वास्ता नहीं है इस वाई वाले के साथ। सो आई एम मेकिंग इट क्लियर, जितना हो सके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ अपने दिमाग में, इसकी क्लैरिटी लाओ गाइस, और जहां भी दिक्कत हो जरूर कमेंट में बताना यार, अपन करेंगे, करना क्या है लाइफ में, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर। तो जिनको भी यूनिट वेक्टर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, वो यहां पर हम देख लेते हैं भाई। सो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, या फिर पहली बात कौन सी बात? पहली बात देखो, कोई भी वेक्टर बनता कैसे है? ये वेक्टर बना ही इसलिए है क्योंकि इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, और साथ के साथ इसके पास क्या है? डायरेक्शन है। सो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन लगा तभी वो वेक्टर बना, अगर डायरेक्शन नहीं होता तो वो स्केलर होता। ठीक है, जैसे कि मान लो जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर ए। अब सिर्फ अगर मैं लेंथ की बात करूं तो इसका लेंथ है 5 यूनिट्स, यहां से यहां तक का 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, कोई भी 5 यूनिट लेंथ है इसका। ठीक है, यानी इसकी मैग्नीट्यूड, व्हाट इज दिस? दिस इज प्योरली, ये प्योर मैग्नीट्यूड है। ओके, और एक और बात कि सर डायरेक्शन कैसे पता लगेगा फिर? तो अज्यूम करो कि एक ऐसा छोटा सा वेक्टर, जरूरी नहीं कि इसके ऊपर, आप बाजू में भी दिखा सकते हो, एक ऐसा छोटा सा वेक्टर विच इज हैविंग द सेम डायरेक्शन, आई कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो, कि भैया डायरेक्शन तो वही है जो इसका है, देखो सेम पैरेलल एकदम, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 1 यूनिट का है, बट डायरेक्शन है, दिस इज अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट की, तो ऑब्वियसली दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर के लिए मान लो मैं दिखाता हूं ए कैप, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ए कैप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा रहा है? इसके पास क्या है? ओनली डायरेक्शन। में भी बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि ओनली डायरेक्शन बोलना मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि इसकी ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड नहीं है, दिस इज ऑल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड। इसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ऑब्वियसली 1 को आप किसी भी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर प्रॉपर वही नंबर आता है ना। तो यहां पर भी गाइस, जब मैं कह रहा हूं कि इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, मैंने क्या बताया? कोई भी वेक्टर को लिख सकते हो, बस मैग्नीट्यूड लिखो और साथ में डायरेक्शन मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर भी डायरेक्शन मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? वी विल प्योरली टेक एज यूनिट वेक्टर ले लोगे जो प्रॉपर उसी के डायरेक्शन का हो, है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब हैविंग सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड 1 है। सो अब मैं इस वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं? तो डेफिनेटली आई कैन राइट दिस वेक्टर एज वेक्टर ए कैसे बना है? इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 5। इसका डायरेक्शन क्या है? ए कैप। तो ये याद रखना, कोई भी वेक्टर कैसे बनता है? मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दो उसके यूनिट वेक्टर, उसके यूनिट वेक्टर को, मतलब उसके डायरेक्शन के अलोंग का यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। चाहे यहां दिखा दो आप, चाहे यहां दिखा दो। सो दिस इज ए कैप, मैग्नीट्यूड इसकी 1 है और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इसकी 1 है, डायरेक्शन सेम है। ओके, तो एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड। ये वेक्टर कैसे बना? ये ए का मतलब क्या है? ये 5 लिख दिया। और ये वेक्टर कैसे बना? क्योंकि ये डायरेक्शन आ गया, ये डायरेक्शन दे रहा है उसको। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का सबसे जरूरी काम क्या होता है कि वो किसी वेक्टर को वेक्टर बनाने के लिए वही चीज रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अच्छा, सो एनी वेक्टर, ठीक है, कैन बी। अब जैसे मान लो कि मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस की ही, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में ही एक वेक्टर मान लो मैंने बना दिया, वेक्टर बी। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, आई नो कि एक्स एक्सिस के अलोंग में है, अब एक्स को भूल जाओ फिलहाल। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर मान लो 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 यूनिट है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? सो वेक्टर बी कैन बी गिवन बाय 5 इंटू एक्स का डायरेक्शन क्या होता है? एक्स का डायरेक्शन हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, सो 5 आई कैप। सो 5 का आई कैप से समझ में आ रहा है कि वेक्टर बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड 5 है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग में है, हमारे जो भी कंडीशन दिया होगा उसके हिसाब से। अगर जे कैप आ गया तो मतलब वाई के अलोंग में है,
के कैप आ गया तो जेड के अलोंग में, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा अभी ना बातों को क्लियर ले जाऊं और ज्यादा, हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है गाइस? बताते रहो कमेंट करके, व्हेनेवर यू फील कमेंट करके बताओ इफ एट ऑल आई एम मेकिंग एनी डिफरेंस इन योर लॉजिक्स, ठीक है। इसके बाद एक्चुअली जो हमको यहां करना है, मैं आपको बता रहा हूं, फॉर्मूलाज पे आना है थोड़ा सा हमको। सो व्हेन आई से मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मुझे दो चीजें निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यस मैग्नीट्यूड नहीं तो सीधे मॉड्यूलस बोल दो, मैथमेटिकली इसको मॉड्यूलस बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, ऑफ अ गिवन वेक्टर। तो जैसे मान लो आपको वेक्टर दिया हुआ है एज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला दे रहा हूं, अभी कैसे आया क्यों आया वो नहीं कर रहे हम, ठीक है, अभी हम वो नहीं कर रहे, अभी हम सीधा मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। सो a इज इक्वल टू, इफ यू वांट द प्रूफ एंड ऑल तो आगे हम देखेंगे। एंड दूसरी बात ये कि हमने ऑलरेडी करा हुआ है इसका वेक्टर का सीरीज में, आप चेक करते हो तो पूरा लंबा वीडियो है उसमें हमने करा हुआ है। सो इट इज डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालने का। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाँ अगेन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से। कैसे कैसे सर? या तो सीधे आप डायरेक्टली ए लिख दो, सीधे ए लिख दो, या तो फिर क्या करो, ऐसे लिखो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, मॉड ए। सो जब मॉड लगा दिया मतलब आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, इससे आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, सीधे ए की वैल्यू मिलेगी, नॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो आइदर इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। सो मैग्नीट्यूड निकालना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ax स्क्वायर रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लो गाइस, ये फॉर्मूला है, नॉट अ मजाक। कोई भी वेक्टर जब दिया हुआ ऐसे ऑर्थोगोनल फॉर्म में मैग्नीट्यूड ऐसे निकालनी है, ठीक है। मान लो दिया है वेक्टर बी, कितना दिया है, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस या माइनस 2k कैप, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, सो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस इसका यहां पर क्या है देखो -1 है, -1 स्क्वायर प्लस इसका क्या -2 कोएफिशिएंट -2 स्क्वायर। सो दिस विल बी रूट ओवर 9 प्लस 1 प्लस 4, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 इज 14, सो दिस इज रूट ओवर 14। सो मॉड ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज व्हाट, रूट ओवर 14। यूनिट्स डालना मत भूलो भाई, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाली जाती है ना, ये ऑर्थोगोनल फॉर्म में रहेगा तो ऐसे निकाली जाती है। नॉर्मली अगर आपको बोला है कि हाँ एक फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का, तो वैसे भी वो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड ही दिया है, 5 न्यूटन 10 न्यूटन, दैट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड। वैसे हमारे तो टेंशन नहीं, डायरेक्टली दिया है। ऑर्थोगोनल फॉर्म में आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ऐसे करना है, यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो कि तुमको जे कॉम्पोनेंट नहीं, मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। सो वेक्टर सी इज इक्वल टू रूट ओवर वेक्टर सी दिया है, मान लो तुमको ऐसे दिया हुआ है, कैसे दिया है, आई कैप माइनस 2k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा सर, वैसे ही निकलेगा ना, फॉर्मूला फिर बदलेगा। आई मतलब x का जो कंपोनेंट है वो 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस y का कुछ है ही नहीं, सीधे k का दिया हुआ है, मतलब z एक्सिस का दिया है, सो -2 स्क्वायर। जो नहीं दिया उसको तो 0 ही एज्यूम करें ना। सो दिस विल बी रूट ओवर 1 प्लस 4, दैट इज रूट ओवर 5। आगे बात समझ में, तुम बोलो सर 5 बोल के 6 लिख दिया, अरे यार समझ जाओ, बातों को समझो, भावनाओं को समझो भाई। सो ये हो गया अपना रिजल्ट। तो ऐसे निकलता है मैग्नीट्यूड सर, अगर ऐसे, ये फॉर्मूला याद रखना, अगर ऐसे मैग्नीट्यूड निकलता है हमको यहाँ पर, ये तो हमने कर लिया, अब हमको देखना है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। कोई भी तुमको जो वेक्टर दिया हो तो उस वेक्टर के अलोंग का यूनिट वेक्टर अगर तुमको बोला कि डिटरमाइन, तो कैसा करेगा ये, अरे नहीं कैसा करे, देखो ना सर, बोलते बहुत आप, पकाते बहुत, तो मज़ा आती है यार
सुबह सुबह आज मैं एकदम फ्रेश आया हूँ ना, ज़्यादा मज़ेदार। सोच रहा हूँ डेली सुबह रिकॉर्ड कर लिया करूँ। 11 में कॉन्सेप्ट बहुत है, मतलब जितना कॉन्सेप्ट आपको आगे मेरे ख्याल से आगे उतने नहीं पढ़ने पड़ेंगे जितने आप 11th में पढ़ते हो। बेसिक फंडामेंटल सब जिसने 11th अच्छे से कर लिया है, चाहे जो एंट्रेंस हो, जो निकालना हो निकाल लेगा। 11th की बात कर रहे हैं हम, ओके। मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो, ये बात ध्यान रखना आप, ओके। आगे हमको निकालना यूनिट वेक्टर। सो आई एम डिटरमाइनिंग, वहां पर हम मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब मैं बता रहा हूं यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर या ऑफ द गिवन वेक्टर। कोई भी वेक्टर दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। मैंने एक सिंपल बात बताई कि भैया वेक्टर जो है बनता कैसे है, तो वो दो चीजों से बनता है। कौन सी दो चीजों से बनता है? मान लो इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो स्मॉल ए कैप है, तो ये बना कैसे है? यस, ये स्मॉल ए कैप नहीं, मान लो कैपिटल ए कैप ही दिखा रहा हूँ। तो बात तो समझ में आ ही रही है कि एक कैप लिख दिया मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, मतलब आप ऐसे निकालोगे ना, यूनिट वेक्टर का मॉड करोगे तो वो तो 1 यूनिट आएगा फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, जिससे किसी वेक्टर को क्या मिलता है? सिर्फ ये डायरेक्शन देता है वेक्टर। ठीक है, अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे सर? वो भी अपन ने सीख लिया। मैग्नीट्यूड लिखते हैं ऐसे, इधर से इधर तक का जो लेंथ है वो दिस इज मॉड ऑफ वेक्टर। सो एनी वेक्टर, देखो फॉर्मूला बनेगा यहीं से, एनी वेक्टर बिकम्स अ वेक्टर व्हेन उसके पास आ जाता है मैग्नीट्यूड, है ना, यही है मैग्नीट्यूड, और उसके पास आ जाता है उसका डायरेक्शन। तो जैसे ही उसको मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन उसको मिल गया, बस वो वेक्टर बन गया। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फॉर्मूला भी यहीं से निकलेगा। किसका फॉर्मूला निकालना है सर? हमको निकालना है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? इसको नीचे भेज दो, यानी गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यार ये याद रखना है, बहुत ही सिंपल चीज, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, सो गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो व्हाट इज अ गिवन वेक्टर? गिवन वेक्टर क्या है? मान लो गिवन वेक्टर है वेक्टर ए, सपोज यही बता रहा हूं, गिवन वेक्टर जो वेक्टर ए है, इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। तो ये वेक्टर ए क्या लिखाएंगे? सीधा वो वैल्यू लिख दो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डिवाइड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। यार मॉड निकालने का तो अभी सीखा हमने, एकदम ताजा ताजा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इज योर यूनिट वेक्टर निकालने का ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिया है, डायरेक्टली यूनिट वेक्टर ऐसे निकल जाएगा। सर एक करके बताओ, एक सॉल्व करके बताओ। चलो कर लेते हैं। कहां पर कर ले? यहीं पर कर लेते। चलो कि एक करके देखते हैं कि अगर मान लो हमको कोई भी वेक्टर दिया है, जैसे ये वेक्टर दिया है, वेक्टर बी दिया है ना, यहीं पर कर लेंगे। वेक्टर बी दिया है तो इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर निकालना। कैसे निकलेगा सर? अरे कैसे नहीं निकलेगा, देखो हमने मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाल लिया, ये तरीके से ये करके हमने, देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने ऑलरेडी निकाल लिया फॉर्मूला लगा के। अब क्या करना है? हमको इसका यूनिट वेक्टर पता लगाना है, यानी बी कैप पता लगाना है। सो इट इज सिंपली, अभी तो हमने बोला ना, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इट इज वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तुम्हारे पास वेक्टर बी भी है और उसका मॉड भी तुमने निकाल लिया, बस लिख दो। सो दैट इज वेक्टर बी कितना है? 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप बाय मॉड कितना है भाई? बाय रूट 14। तो चाहे इसको ऐसे ही लिख दो या फिर ऐसे लिखो 3i कैप या 3 बाय रूट 14 i कैप माइनस 1 बाय रूट 14 जे कैप माइनस 2 बाय रूट 14 के कैप। ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दो, इस तरीके से लिख दो, क्या दिक्कत है ना। लेकिन कंपोनेंट्स क्या है इसका? i का कंपोनेंट क्या है? i का कंपोनेंट है 3 बाय रूट 14, j का कंपोनेंट क्या है? माइनस 1 बाय रूट 14, k का कंपोनेंट क्या है? माइनस 2 बाय रूट 14। सो दैट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो यहां पर सर कौन से फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं? एक तो मैग्नीट्यूड निकालने का हमने फॉर्मूला लिखा, और दूसरा
यूनिट वेक्टर निकालने का, अरे भाई ये फॉर्मूला हमने लिखा, ठीक है। होप आई एम क्लियर टू यू। अगर क्लियर हो तो ज़रूर बताना। अगर कोई चीज़ जो यहाँ पर आपने नहीं सीखी या नहीं सीखी तो ज़रूर बताना। दिस इज़ अ बेसिक इंट्रो जहाँ पर हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ रहे हैं। वेक्टर का जो पूरा अलजेब्रा है, जो उसका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, पूरा तबाही है आगे, ठीक है, जो हम आगे की पार्ट्स में करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, ये हमने ऑलरेडी कर लिया ना, दिस मॉडुलस, और ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया इसमें। इसके बाद टू मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टू मेन टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब यहाँ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की कौन सी टाइप्स होती है सर? वेक्टर की टाइप्स में दो मेन टाइप है, एक है पोलर वेक्टर, एक है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है? दे हैव स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में होता है ना यार, अरे होता है कि नहीं होता है यार, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ऑब्जेक्ट गया, तो ये है ना स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर, है ना। और क्या सर? फोर्स, मान लो आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। आपने यहाँ फोर्स लगाया 6 न्यूटन का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस भी क्वांटिटी में, जैसे यहाँ पर फोर्स कहाँ पर अप्लाई करें, कौन सी पॉइंट पे, सो यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, हियर वी हैव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो ऑब्वियसली फोर्स इज अ पोलर वेक्टर। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, है ना, उसको हम पोलर वेक्टर बोलते हैं। नॉर्मली मैक्सिमम जितने वेक्टर्स है वो ये है। ये वाले कैटेगरी में क्या आता है देखो, ये वाले कैटेगरी में एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स मतलब क्या है देखो, दे रिप्रेजेंट, ये बहुत सिंपल है, आप जब ये समझ जाओगे तो वो भी आप बाकी वेक्टर सब उसमें आ जाते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ वेक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, बाकी सब तो उसमें आ रहे हैं। दे रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट, जहां भी रोटेशनल इफेक्ट जुड़ा हुआ है उसमें जो वेक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम जो उसमें वेक्टर्स होते हैं उस इफेक्ट की वजह से, दैट विल बी एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। एक्सिस, एक्सियल में नाम ही है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो अब बता रहा हूं, सो सपोज ये एक पत्थर है या कोई भी एक चीज है, पंखा है, जो भी चीज है, इसको ना हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। या मान लो आलू ले लिया आपने, आलू में एक पतला सा एक तार उसमें घुसा दिया और उस तार को घुमा रहे हो ऐसे करके, तो आलू भी घूम रहेगी। तो ऑब्वियसली ये इस एक्सिस पे रोटेट हो रही है, तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलेंगे। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में हम मतलब अब ना वी एज्यूम सम वेक्टर्स लाइक, जैसे यहाँ पर हो गया एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर नॉर्मल केस में जो ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर जब रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर एक नई चीज और आ जाती है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को नॉर्मली ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। ये सब चीजें रोटेशनल मोशन में आएंगी, डोंट वरी। सो या मैंने करा दी है, ठीक है, रोटेशन चेक कर, उसमें कुछ बचा हुआ है, ऑल विल बी डन। सो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सब ऑब्वियसली दे आर वेक्टर्स, पर इसका डायरेक्शन पता है क्या होता है? इसका डायरेक्शन दिया जाता है, देयर डायरेक्शंस आर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। ये पढ़ा ही होगा आपने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 10 में पढ़ा होगा। तो उसमें बताया था कि हाँ ये करंट का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज डिफरेंट, वो वहां पर आपने दूसरी चीज के लिए यूज किया। यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब भी कहीं रोटेशन है और उससे जुड़ा हुआ अगर कोई वेक्टर्स है, जैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी हो गया या एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तो इन वेक्टर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो मान लो रोटेट ये ऐसे कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके, ध्यान से देखना, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अगर ये डायरेक्शन देखो, ऐसे ऐसे, अगर ऐसा रोटेट कर रहा है, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है,
तो ये एक्सेलरेशन, जो एंगुलर एक्सेलरेशन उसका डायरेक्शन ये हुआ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड्स। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं रोटेट कर रहा होता, इस तरफ से रोटेट कर रहा होता, मान लो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट कर रहा होता इस तरह से, तो यहाँ पर हम राइट हैंड रूल में जैसे रोटेट कर रहा है, बस ये फिंगर को ध्यान रखो, फिंगर वैसे रखना है, ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसमें अल्फा का डायरेक्शन या ओमेगा का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स हो गया। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, याद रखना अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, मतलब जब हम बात करते हैं अल्फा की, अगर ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो राइट हैंड रूल में देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ ये डायरेक्शन हो गया अल्फा का या ओमेगा का, जो भी रहेगा उसका डायरेक्शन ये हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे जितने वेक्टर्स है जो ये रोटेशन वाले इफेक्ट में आते हैं और जिसका डायरेक्शन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग में होता है, ऐसे वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। बाकी जो बचे हुए जो भी है ना दुनियादारी, सारे क्या हो गए? पोलर वेक्टर्स। दो कैटेगरी, एक्सियल, पोलर। ओके गाइस, आगे देखें, चलो देखते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अदर टाइप्स। जीरो वेक्टर, देखो वेक्टर में जीरो भी ना, बोलते ना वेक्टर में जीरो भी नॉर्मल जीरो नहीं होता जो अपना नॉर्मल इसका है, जीरो भी जीरो वेक्टर कहलाता है। सो वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, ठीक है। वेक्टर विथ जीरो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जीरो बोला मैंने, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है, सिंपली। सो यहां पर कौन से वेक्टर को जीरो वेक्टर बोलेंगे? जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो होती है। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, है ना। इसके बाद इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को इक्वल कब कहा जा सकता है? दो वेक्टर्स को हम इक्वल तब कह सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब दे शुड बी पैरेलल एंड डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब अगर मान लो कि मैंने ये सोचा कि हाँ पैरेलल भी है और डायरेक्ट और यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है, बस हमने क्या कर दिया, बस इसको ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। दिस इज नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ही हम उसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे। तुम बोलोगे सर ये और ये भी तो लगभग सेम डायरेक्शन है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है। नहीं यार, दिस इज नॉट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तब होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, पैरेलल एंड सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर। सो हैविंग सेम इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। इक्वल वेक्टर कब बोलेंगे? व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर। तो मान लो तुमको कोई भी एक वेक्टर दिया है, सपोज ये दिया है, दिस इज वेक्टर ए, और इसकी मैग्नीट्यूड भी तुमको पता है कि भैया ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट 5 मीटर या 4 मीटर जो भी है, सपोज 5 मीटर दिया हुआ है। तो इसका नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, एकदम एंटी पैरेलल, एकदम थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में। इसलिए इसमें क्या होगा, जब हम नेगेटिव वेक्टर बोल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहनी चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। यहाँ पर थीटा क्या होना चाहिए? 180, ओके। तो ये इधर है एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, तो ही मैं इसको नेगेटिव वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर कहूंगा, ठीक है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन, दे मस्ट बी एंटी पैरेलल बट द मैग्नीट्यूड इज सेम, तो उसको हम बोल रहे हैं नेगेटिव वेक्टर, कि हाँ भैया ये इसका नेगेटिव वेक्टर बनाया हमने, ओके। व्हेन वी से पैरेलल और एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर क्या होता है? जैसे हमने बताया कि भैया कोई भी वेक्टर को पैरेलल तब कह सकते हो जब उनका डायरेक्शन सेम है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है? 0 है, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, दे आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होंगे? ऑब्वियसली जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 180 डिग्री, मतलब ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और सपोज ये दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, ये ईस्ट में तो ये वेस्ट में।
अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, एकदम 180 डिग्री का अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। ये 170 भी होगा तो नहीं चलेगा, एकदम अपोजिट होना चाहिए। ओके, कोलीनियर वेक्टर्स। अब कोलीनियर वाले में क्या होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जब हम नॉर्मल मैथ्स बोलते हैं तो नॉर्मल मैथ्स में कोलीनियर का मतलब क्या होता है कि जो सेम लाइन में आए। भैया एक वेक्टर यहाँ पर है तो दूसरा वेक्टर, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, तो कोलीनियर कहलाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोलीनियर का मतलब क्या है, देखो अब ये वाला मिटा दूं, ये वाला मिटा दो, चलो ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, आगे देखते हैं। दिस इज डन। कोलीनियर मतलब क्या है, देखो कोलीनियर का मतलब है सेम लाइन में आ रहे हो, मतलब कि अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, 5 यूनिट का, मान लो दिस इज वेक्टर ए, सपोज इसके बाजू में एक वेक्टर बनाया हमने वेक्टर बी, ठीक है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है, और डायरेक्शन सेम है मतलब यूनिट वेक्टर सेम हुआ, समझे ना। और यहाँ पर मान लो एक और वेक्टर बनाया हमने वेक्टर सी, और ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में, इनके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये ईस्ट में है दोनों पॉइंट करें तो ये वेस्ट में। सो मैं इन तीनों को कोलीनियर वेक्टर्स कह सकता हूं। यस, आई कैन कॉल देम एज कोलीनियर वेक्टर। क्यों? क्योंकि एक लाइन में आप उसको उठा के प्लेस कर सकते हो। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। क्यों एक लाइन में प्लेस कर पा रहे हैं? क्योंकि दे आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो कोलिनियर में याद रखो कि या तो वो पैरेलल हो या फिर वो एंटी पैरेलल हो। यानी इसमें क्या हो सकता है, थीटा कैन बी 0 या फिर थीटा कैन बी 180। जैसे यहां पर इन दोनों के बीच में थीटा 0 है, पर इन दोनों के बीच में थीटा 180 है। समझ में आया? तो ये कोलिनियर कहला सकते हैं। ये दे कैन बी कॉल्ड कोलिनियर। व्हेन आई से कोप्लेनार वेक्टर्स, अब यहां पर मैंने जितने बनाए हैं, मैं जितने भी वेक्टर बना दूं, जो भी डायरेक्शन बनाऊं, ये सब के सब क्या होंगे, कोप्लेनार। क्योंकि ये बोर्ड की प्लेन में, ये एक्स वाई की प्लेन में आ रहा है, एक प्लेन में आ रहा है ये, ठीक है। लेकिन मान लो इतने सारे वेक्टर बनाए, एक वेक्टर मैंने बाहर दिखा दिया, खींच के बाहर निकाल दिया, ये इस वाली प्लेन में नहीं है। नाउ दिस इज, ये मान लो दिस इज ए, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी, और ये है वेक्टर डी। क्या वेक्टर ए बी सी डी नाउ दे आर कोप्लेनर? नहीं, दिस इज आउट ऑफ द, इसको हटा दो, फिर अभी कोप्लेनर है, ठीक है, जो सेम प्लेन में हो, कोप्लेनर है ना। तो ये तो सिंपल है, जैसे कोप्लेनर लाइंस होते हैं वैसे हम कोप्लेनर वेक्टर कह रहे हैं। ओके, कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स ये होते हैं, ऐसे होते हैं जिनका जो या तो स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही जगह पर होता है। जैसे मान लो एक हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसके यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ना, दूसरा फोर्स लगा रहे हैं जो ऐसे अप्लाई हो रहा है, तीसरा फोर्स लगा रहे हैं जो ऐसे अप्लाई, सब एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं। कंकरेंट वेक्टर्स हो गए, एक ही पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है, ठीक है। अब है इसी से जुड़ा हुआ है को इनिशियल एंड को टर्मिनस वेक्टर्स। मैं इसको मिटाऊं, ये वाला देख रहे हैं, को इनिशियल क्या हो रहा है भाई, एंड को टर्मिनस वेक्टर्स। तो ये ध्यान रखना, को का मतलब तो सेम होता है, इनिशियल का मतलब इनिशियल पॉइंट। तो जिन भी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट मतलब टेल, ये सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स। को टर्मिनस मतलब एंड पॉइंट, जैसे मैंने वो फोर्स वाले बताया, या ऐसे कोई भी वेक्टर्स जिनका फाइनल पॉइंट से, मान लो ये वेक्टर P है, दिस इज वेक्टर Q, दिस इज वेक्टर R, तो यहां पर इनका फाइनल पॉइंट जो है वो सेम है, सो दे कैन बी कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। जिनका फाइनल पॉइंट सेम है वो को टर्मिनस वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है वो को इनिशियल वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स और फिक्स्ड वेक्टर्स, लोकलाइज्ड या फिर उसको फिक्स भी बोलते हैं, नॉन लोकलाइज्ड या फिर उसको फ्री भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको समझाने का एक मतलब एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा है कि वो 11th में आपको सिर्फ ऐसा बताया जाता है, कुछ टीचर्स बताएंगे भी नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत मज़ेदार है। देखो कैसे, मैं लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलता हूँ,
और नॉन लोकलाइज किसको बोलता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में एक सिचुएशन सिनारियो लेते हैं हम, तो एक सिनारियो ऐसा ले रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिया हमने, मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया और वो एक टेबल पे रखा है, ठीक है। अगर मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, अगर मैंने एक फोर्स लगाया, कितना, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया, और अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स यहां लगा रहा हूं, क्या ये दोनों सेम इंपैक्ट प्रोड्यूस करेंगे? क्या ये दोनों सेम इंपैक्ट प्रोड्यूस करेंगे? मे नॉट बी द केस, दिस मे नॉट बी द केस। क्यों? क्योंकि ना देखो अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं शेप बदल देता हूं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी, कंसेप्ट की और क्लैरिटी मिलेगी जब मैं इसके शेप को थोड़ा चेंज करता हूं, ठीक है। ठीक है, सो ये हमने टेबल ले लिया, डेस्क ले लिया, और ऐसा कोई शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ना क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं 10 न्यूटन का एक फोर्स, मान लो मैं F एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं 10 न्यूटन का, क्या ये वाला फोर्स, मान लो इसको मैं F1 बोलता हूं, क्या ये वाला फोर्स और सेम डायरेक्शन में, देखो सेम डायरेक्शन में एक और फोर्स, अगर मान लो कि मैं ये नहीं लगा रहा, मैं एक फोर्स यहां लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, क्या ये वाला और ये वाला फोर्स सेम है? क्या ये दोनों फोर्स सेम है? हाँ सर सेम तो है, वो भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, दोनों डायरेक्शन भी सेम है, तो सेम होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पर इनका इंपैक्ट क्या है? देखो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना तो ये आगे स्लाइड होगा, धीरे धीरे आगे स्लाइड होगा, पर इस 10 न्यूटन से क्या होगा, ये रोल हो जाएगा, गिर जाएगा, ये रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा वहां पर। तो दे आर नॉट सेम, दोनों का लोकेशन अलग होने की वजह से इंपैक्ट अलग हो गया, दोनों का लोकेशन अलग होने से इंपैक्ट अलग हो गया। जैसे दरवाजे पे ही हम 5 न्यूटन का जो मैंने फोर्स बोला, रोबोट का एग्जांपल बोला मैंने, अगर मैं एकदम उसके कड़ी के पास फोर्स लगाता हूं तो उसका इंपैक्ट अलग है, अगर वही 5 न्यूटन में उसके कॉर्नर्स की तरफ लगाता हूं, हिंजेस की तरफ लगाता हूं, वहां पर इंपैक्ट अलग है ना, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। अरे सिंपल बात है, दरवाजे के पास जब हम फोर्स लगाते हैं तो एकदम हैंडल के पास फोर्स लगाते हैं, तुम अगर उसके एंड की तरफ फोर्स लगाओगे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन अलग है। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, उस सिचुएशन में दैट दिस इज लोकेशन, इट इज डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, इट इज हैविंग डायरेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एज वेल, ठीक है। लोकेशन बदल गई, उसका इंपैक्ट बदल जाएगा। ऐसे वाले को हम लोकलाइज या फिक्स वेक्टर्स कहते हैं। जो नॉन लोकलाइज या फ्री होते हैं वो कहीं भी अप्लाई करो उसका इंपैक्ट सेम रहेगा, नॉन लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको वैसे डीप कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, दिस मे नॉट बी यूजफुल फॉर नाउ, ठीक है, लेकिन ये काम तो जरूर आ सकता है लोकलाइज्ड, और इसमें भी बहुत बहुत डेप्थ है, मतलब कुछ वेक्टर्स कभी लोकलाइज बन सकते हैं, कभी फ्री बन सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं, बट ये समझ लो कि मैंने आपको अगर लोकलाइज बताया तो इसका मतलब क्या है। ओके गाइस, आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में करेंगे और चीज़ें समझ में आए क्लैरिटी के साथ वैसे करेंगे हम। सो हमने वही अगेन वही लेना है, एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया हमने, सो दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस, सो दिस इज वाई एक्सिस सपोज, और यहाँ पर हमने बना दिया जेड एक्सिस, ठीक है। क्या दिखा रहा हूँ मैं, वेक्टर ना दिखा ना, ये 3 एक्सिस बना दिए मैंने आराम से। अब क्या कर रहा हूँ मैं, आई एम अज्यूमिंग अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए। तो इस पॉइंट को जब हम वेक्टर्स में जब हम अज्यूम करते हैं ना, तो वेक्टर में ना और सारा खेल है ना इस रेफरेंस पॉइंट का होता है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। तो इसी से सारा मेजरमेंट कि भाई ओरिजिन से कितनी दूरी पे है वो और कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस पॉइंट की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी, सीधी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सीधी है क्या, नहीं, ठीक है, इतनी मोटी पॉइंट बना दिया आपने सर, ठीक है, सीधी तो ये भी नहीं है बट ठीक है, बन गया काम। तो इस वाले लाइन को मैं क्या बोलूंगा,
ठीक है। इस वाले वेक्टर से जो ये वेक्टर बन रहा है ना, मान लो इसको मैंने वेक्टर p बोल दिया, ठीक है। तो व्हाट इज वेक्टर p, या फिर इसको ना ज़्यादा जो फेमस है तुम्हारे बुक के हिसाब से उसको r1 लिखते हैं। तो सपोज दिस इज योर वेक्टर r1, ठीक है। तो ये इनिशियल, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव करने वाला, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो मैं वेक्टर r1 को क्या लिखूंगा, भले a इज अ इनिशियल पॉइंट आई नो, बट वेक्टर r1 विल बी कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर, कि एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बता रहा है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन बता रहा है कि वो कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में, मतलब बिकॉज इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस भी बता रहा है, बिकॉज इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, एंड सिंस उसके पास यूनिट वेक्टर भी है वो डायरेक्शन भी बता रहा है। सो जो एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ, हमने कौन सा पॉइंट लिया इसको, इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ए, जिसको हमने इनिशियल पॉइंट कहा है, ठीक है। अब यहां से मान लो कि ये एक नए, ये जो ऑब्जेक्ट यहां पर था इस पॉइंट पे, अब वो इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। इधर से मान लो ये आ रहा है कहां पर, पॉइंट बी की तरफ आ रहा है मान लो, ठीक है। सो अब ये जो नया पॉइंट है उसका भी मुझे पोजीशन वेक्टर बनाना होगा। भाई ओरिजिन से कितनी दूरी पर गया है, सारा खेल ओरिजिन से मेजर होगा, है ना। तो ना 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 ना। सो अब इसको हम लेते हैं R2। तो व्हाट इज R2, अगेन R2 इज ऑल्सो पोजीशन वेक्टर, कौन सी पॉइंट का, ऑफ पॉइंट P, सॉरी B, एंड विच इज द फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ, तो ऑब्वियसली अगर ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे यार, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हो गया अपना दिस वेक्टर, मान लो जो भी आपने लिया है इसको, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये बहुत कंसेप्ट बहुत काम आएगा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पार्ट, तो इसको ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर इसको लिखा कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, ठीक है, मतलब इसको यूज करेंगे हम, वो न्यूमेरिकल्स एंड पार्ट में हम देखेंगे, बट बेसिक तरीके से इसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू क्या हुई, ठीक है। तो हम करते हैं उसको। तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाय फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। जैसे यहां पर वेक्टर ए बी इज गिवन बाय, अब दो तरीके से लिख सकते हो उसको आप, वेक्टर फाइनल क्या है यहां पर, ये है, सो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ऐसे भी लिख सकते हो, या R1 कुछ और नहीं है, वो एक्चुअली इसको आप वेक्टर OA भी लिख सकते हो, है ना, O से A तक, तो OA हुआ, और R2 को इट इज नथिंग बट सेम एज वेक्टर OB। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये याद रखना भी थोड़ा सा सिंपल रहता है कि वेक्टर AB इज गिवन बाय, ओरिजिन को हम O ही नॉर्मली लिखते हैं, तो फाइनल पोजीशन देखो दिख रहा है A से B, तो फाइनल B है ना, तो ये हो गया तुम्हारा OB माइनस OA, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, ठीक है। ऐसी वेक्टर PQ क्या लिखोगे, फाइनल क्या है, Q है, सो OQ वेक्टर माइनस वेक्टर OP, ठीक है। ऐसे ही YZ वेक्टर YZ क्या लिख सकते हो, OZ माइनस OY, फाइनल माइनस इनिशियल, ये ध्यान रखना है आपको, ये समझ में आ रहा है, ओके। सो यहां पर ये हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, व्हेन यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एज, एक मिनट, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं RX या R2X। एक मिनट मैं ना इसको सिंप्लीफाइड करके बताता हूँ, मान लो OB के फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं,
सो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस वेक्टर कैन बी गिवन बाय OB को क्या लिख सकते थे, तो OB को लिख सकते थे दिस कैन बी रिटन एज BX I कैप प्लस BY J कैप। इसको मान लो हमने लिख दिया, ये A वाली पॉइंट है तो इसके हिसाब से इस वेक्टर को OA को क्या लिख सकते हैं, सो दिस इज योर AX I कैप प्लस AY J कैप, है ना। हमने स्प्लिट करके वो I और J के फॉर्म में लिख दिया। अगर K के फॉर्म में लिखना है तो K के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। AY, हाँ Z एक्सिस भी है तो AZ K कैप, यहाँ पर भी क्या आएगा BZ K कैप। तो व्हेन यू आर राइटिंग इन दिस, तो इसमें क्या लिख सकते हो फाइनली, जो तुम्हारा रिजल्टेंट या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट कैन बी गिवन बाय क्या है, वेक्टर OB, यानी ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर, है ना। सो यानी कि BX फाइनल तो वही ना B वाला है ना, वो लिख रहे हैं हम BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप माइनस AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप, बराबर है। सो फाइनली दिस वेक्टर AB कैन बी गिवन बाय, अब लिख दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, x जो I कैप वाला ये दोनों है यहाँ पर और ये माइनस साइन के साथ, सो BX माइनस AX I कैप, वैसे इन दोनों में माइनस साइन है, सब में माइनस लग जाएगा। J वाले को मान लो हमने कॉमन लगा लिया, सो J कैप के अंदर क्या आएगा BY माइनस AY, BY माइनस AY प्लस वैसे ही BX K कैप माइनस BZ K कैप माइनस AZ K कैप, सो दिस विल बी BZ K कैप, K कैप को तो हम वैसे ही बाहर निकाल लेंगे, है ना। तो BZ माइनस AZ K कैप, बराबर है ना, ये हो गया। तो ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ था। सारा खेल कहां से रिकॉर्ड होता है, ओरिजिन से, ठीक है। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज दैट वेक्टर विच लोकेट्स एनी पॉइंट, इनिशियल और फाइनल, एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, भाई कितनी दूरी पे है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है, वो पोजीशन वेक्टर होता है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सिंपली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट बताता है किसी वेक्टर का। ओके, ये वेक्टर यहां से डिस्प्लेस होके इधर गया, इधर से इधर गया। ओके गाइस, सो ये वाला पार्ट हो गया। और अब यहां पर फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल, मैंने अभी जो बताया वही था, ठीक है। और इसके बाद एक चीज जो आप अपने से देख के पढ़ के थोड़ा समझ के आओगे, हालांकि ये हमको नीडेड नहीं है फॉर दिस क्लास, बट आप ये थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करके आना, गूगल करके आना, व्हाट आर टेंसर क्वांटिटी। हमने स्केलर पढ़ लिया, वेक्टर पढ़ लिया, टेंसर क्वांटिटी का डिटेल आई वांट हियर। तो जो लोग भी थोड़ा सा इसमें ज्ञान बटोरने में थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं वो जरूर ये चीज करना। ओके, सो नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग विथ इसका अगला पार्ट भी प्लस डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। आई थिंक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन तुमको जरूरत है, मुझे कमेंट करके बताओ कि पहले इसका अगला पार्ट करें, पहले डेरिवेटिव करें, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, मतलब वो तो अगेन ये तो हमको करना ही है अपने फ्लो में, बट तुमको भी जो इमीडिएट में जरूरत है वो बताते जाओ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।